जय हिंद, जय भारत। बच्चों कैसे हो? आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ आप सभी लोग जुड़े हुए होंगे। किसी न किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में आपने भाग लिया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और आपसे ऐसी उम्मीद भी रखता हूं। आज का सेशन ग्रुप डी और अन्य किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें साइंस आता है, विज्ञान आता है, उसके प्रैक्टिस सेट का चल रहा है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उनका पूर्ण विवरण आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकलते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें आपको बताता चल रहा हूं। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। कल हम यहां तक आए थे, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ऑस्ट्रेलिया की सहायता से लग रहा है। बस यही याद रखेगा। बायोडीजल जो होता है किससे प्राप्त, मैंने आपको बताया था। जट्रोफा बोलते हैं उसको, रतनजोत बोलते हैं, और एक करंज होता है, करंज बोलते हैं, करंज। यह कल मैंने आपको बातें बताई थी। ब्राजील में बायोडीजल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ब्राजील में मक्के से होता है ना, मक्का, उससे बायोडीजल प्राप्त करते हैं। भारत ने इस तकनीक को उससे लेने का प्रयास किया है। बायोडीजल भारत में 5% तक मिलाने की अनुमति थी डीजल के साथ, जो हाइड्रोकार्बन ईंधन है। अब उसमें 10% तक मिलाया जाएगा और कुछ समय बाद पूर्णतः हो सकता है बायोडीजल पर ही आधारित इंजन बनाए जाने लगे। इस तरह की बातें चल रही हैं। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बनता है। आगे क्वेश्चन आया है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है। मैंने कल बताया था आपको, जट्रोफा या रतन जोत होता है, ठीक ना। गन्ना का प्रयोग के लिए कहा जा रहा है। गन्ने की अल्कोहल का प्रयोग, जो उसमें अल्कोहल होता है, उसको पेट्रोल में मिक्स करके एथेनॉल बनाया जा रहा है। एथेनॉल, उसमें वो पेट्रोल में मिलाया जाएगा। जो ना गन्ने से हम अल्कोहल प्राप्त करेंगे, गन्ने में जो शीरा बनता है, उस शीरे से जो अल्कोहल बनती है, उसका प्रयोग पेट्रोल में मिलाने में करते हैं। पेट्रोल में वो 5% तक अनुमति थी, उसको भी 10% करने जा रहे हैं। कौन सा बायोडीजल पौधा है? अभी क्वेश्चन आया था, रतनजोत। बायोडीजल पौधा कहलाता है जट्रोफा, क्योंकि ये कई तरीके से पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको सब क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति से प्राप्त होता है? किस एक प्रजाति का बीज है चिलगोजा? देखिए, पाइन, इसे पाइनस भी कहते हैं। यानी चीड़, आप समझ गए होंगे, चीड़ बोलते हैं इसको, चीड़, पाइनस या चीड़ बोलते हैं। तो ध्यान रखना, चिलगोजा जो होता है वो पाइनस से, चीड़ के बीज होते हैं, चीड़ के बीज होते हैं, और इनका प्रयोग बच्चों ड्राई फ्रूट्स जैसे किया जाता है। चिलगोजा, ठीक ना। इसे, चिलगोजे को अनावृत बीज, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी का मेवा कहते हैं। किसको? चिलगोजे को। चिलगोजा किससे मिलता है? पाइनस से मिलता है। पाइनस यानी क्या? चीड़ के बीज होते हैं। अनावृत बीज, बीजी पौधे वे होते हैं जिनका बीज किसी बाहरी आवरण से ढका हुआ नहीं होता। साइकस भी ऐसा ही पौधा है, पाम और देवदार भी ऐसा ही पौधा है, और यानी चीड़ भी ऐसा ही पौधा होता है। उसका बीज किसी बाहरी आवरण से ढका हुआ नहीं होता है, ठीक ना। तो अनावृत बीजों का मेवा बोलते हैं इसको, चिलगोजे को। इसका उपयोग ड्राई फ्रूट्स में करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एलोवेरा होता ना, एलोवेरा, बाबा रामदेव ने एलोवेरा को घर घर पहुंचा दिया, जानते होंगे आप। इसे घृत कुमारी भी बोलते हैं। ये जो घृत कुमारी, जो एलोवेरा है, ये बच्चों एलोवेरा घृत कुमारी जो है, ये किस वर्ग का पौधा है? आवर्त बीजी है, अनावृत बीजी है, एक बीज पत्री है, या द्विबीज पत्री है?
ऐसे क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो इसके मैं दोनों बातें बता देता हूं आपको। एलोवेरा या घृत कुमारी जो होता है वो आवर्त बीजी पौधा है। कैसा आवर्त बीजी होता है, उसका बाहरी आवरण ढका होता है, बीज का बाहरी आवरण, और आवर्त बीजी और एक बीज पत्री है। कैसा है, एक बीज पत्री पौधा है। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री पौधों में क्या अंतर होता है मैं बताऊंगा भी आपको। एक बीज पत्री पौधा कौन सा और द्विबीज पत्री पौधा कौन सा। जिस पौधे के बीज दो अलग अलग फलक में बट जाए, जैसे होता है ना मूंगफली, एक आधी मूंगफली, एक इधर टूट गया इधर टूट गया, बादाम अलग अलग टूट जाता है, पिस्ता अलग अलग टूट जाता है, काजू अलग अलग टूट जाता है, ये द्विबीज पत्री हैं। गेहूं दो अलग फलक में नहीं टूटेगा, एक बीज पत्री। चावल नहीं टूटेगा, मक्का नहीं टूटेगा, ज्वार नहीं टूटेगा, बाजरा नहीं टूटेगा, एक बीज पत्री पौधे। एक बीज पत्री पौधों की जड़ें कम गहरी होती हैं, द्विबीज पत्री पौधों की जड़ें अधिक गहरी होती हैं। द्विबीज पत्री पौधे जब उगता है तो दो पत्तियां बाहर निकलती हैं, और एक बीज पौधा जब उगता है तो एक ही पत्ती बाहर आती है। गन्ना देखा आपने, गन्ना जब गन्ना ना उगता है, जब उस गन्ने के उससे कांची से गन्ना बाहर निकलता है तो एक बीज बाहर निकलता है, एक पत्ती बाहर निकलती है, तो एक बीज पत्री। गेहूं का देखो ना, गेहूं की एक सीख सी बाहर आती है, एक बीज पत्री है ना। धान में भी तो जब हम पौध बोते हैं धान की, तो एक ही पत्ती बाहर आती है, एक बीज पत्री। सरसों बोओगे तो दो पौधे दो पत्ते निकले, सरसों द्विबीज पत्री है, एक बीज पत्री नहीं है। तो सरसों की जड़ गहरी होती है। सरसों देख लो और गेहूं देख लो, किसकी जड़ गहरी मिलेगी आपको, सरसों की जड़ गहरी मिलेगी। सरसों का बीज द्विपत्री होता है, गेहूं एक बीज पत्री होता है। एलोवेरा जो है आवर्त बीजी है और एक बीज पत्री है, दोनों बात रखेगा। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि एलोवेरा किस वर्ग का है। एलोवेरा आवर्त बीजी है और एक बीज पत्री पौधा होता है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य स्रोत क्या है। आयोडीन, मेरे को पहले बताया भी था, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब बच्चों समुद्री घासें हैं, समुद्री उत्पाद हैं। जो सभी समुद्री उत्पाद हैं इनसे हमें आयोडीन मुख्यतः प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है इनसे, आयोडीन प्राप्त होती है। तो आयोडीन मेन है जो हमें इनसे प्राप्त होती है, याद रहेगी बात। किससे, समुद्री घास से मुख्यतः आयोडीन प्राप्त होती है। केसर मसाला, केसर मसाला सैफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाग उपयोग पड़ते हैं। यानी केसर ना, केसर खाया आपने आप कभी, केसर वाला दूध पिया, केसर वाला जो दूध होता है बच्चों, केसर क्या होता है, वो स्टिग्मा होता है, वर्तिका होता है, वर्तिका बोलते हैं उसको। जो होता है ना, जो पंखुड़ी से बाहर निकली होती है ऐसे करके, उसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं उसको वर्तिका कहते हैं या स्टिग्मा कहते हैं उसको, ठीक ना, वर्तिका स्टिग्मा। इसी वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा, उसको दिखाऊंगा फूल को कैसा होता है वो। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, यानी मच्छर भगाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मच्छर भगाने के लिए तुलसी भी होता है, नीम भी होता है। जहां पर नीम होता है वहां मच्छर कम होता है, पर ऐसा नहीं होता, वहां मच्छर आ जाते हैं। यह पूछ रहा है कि मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त है। बच्चों एक नींबू होता है, यह नींबू वो नींबू नहीं है, एक ग्रास नींबू होता है अलग तरह का, ग्रास नींबू, ग्रास बोलते हैं उसको, ग्रास नींबू से वो पदार्थ प्राप्त होता है। जब हम लगाते हैं ओडोमास टाइप में, वो मच्छर दूर भागते, मच्छर फिर आते नहीं है, तो उसके अंदर इसी चीज का प्रयोग होता है, उसको ग्रास नींबू बोलते हैं। तुलसी जानते हैं आप, तुलसी भी औषधि पौधा है। जब घर में लगाते हैं तो घर के द्वार के सामने सबसे पहले तुलसी होना चाहिए।
इसका साइंटिफिक रीजन ये होता है कि तुलसी रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करती है, और तुलसी से निकलने वाला जो पदार्थ होता है, जो केमिकल्स बाहर निकलते हैं, वो आसपास कीड़े पतंगों को नहीं आने देते, है ना। तो तुलसी का ये वैज्ञानिक महत्व होता है। प्लस तुलसी के पत्तों अगर आप चाय में डालकर पीते हैं तो वात और कफ की समस्या आपको नहीं होती। नीम और हल्दी तो आप जानते हो, दोनों एंटीबायोटिक है और एंटीसेप्टिक भी है। अंदर से हल्दी लोगे तो एंटीबायोटिक काम करेगी, घाव पर हल्दी लगाओगे तो एंटीसेप्टिक का काम करेगी। तो हल्दी में मल्टीपल, देखिए आप कितनी बेहतरीन चीज है हल्दी। अगर आपको हल्दी देसी मिले, पैकेट वाली हल्दियों में विश्वास कम होता है कि अच्छी है कि नहीं, पता नहीं कौन सा रंग मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है। कच्ची हल्दी लीजिए, तो सुखाइए, इसको पिसवाइए अपने सामने, और उस हल्दी का प्रयोग आप रात को गर्म दूध के साथ हफ्ते में 1-2 बार जरूर कीजिए। जो अंदर बैक्टीरिया आपके, जो संक्रमण हुआ है थोड़ा बहुत कहीं से भी, वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। तो हल्दी होनी चाहिए असली हल्दी। तो वो हल्दी एंटीबायोटिक अंदर से इस्तेमाल करता है, और जब घाव पे लगाते हैं एंटीसेप्टिक होता है। नीम भी ऐसा ही होता है, नीम का लेप करते हैं लोग बाग, एंटीसेप्टिक होता है। नीम को खाते भी है कम मात्रा, तो एंटीबायोटिक भी होता है। इन दोनों का पेटेंट कभी अमेरिका के नाम था, यूएसए का नाम था, लेकिन 2000 में जब पेटेंट कानून भारत में बना अलग से, तो उसके बाद इन दोनों का पेटेंट भारत के नाम हो गया। यानी नीम और हल्दी की जो भी दवाई बनेगी, उसका जो औषधि बनेगी, उसका पेटेंट भारत के नाम है। पेटेंट का यह नियम होता है कि उस वस्तु का पहला उपयोग जिस देश की पुस्तक में मिलता है, और हमारा आयुर्वेद तो जब का है जब दुनिया ने बोलना चलना भी नहीं सीखा था, तब से हमारा आयुर्वेद है, देख लीजिए आप। तो आयुर्वेद में इन सब चीजों का वर्णन हुआ है। तो नीम और हल्दी मैंने आपको बता ही दिया है। नींबू तो आप जानते हो सामान्य नींबू होता है, विटामिन सी पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, तो शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ाता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, घाव भरने वाला, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन सी, हमारे शरीर में संचित नहीं होने वाला विटामिन सी, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा विटामिन सी, सबसे ज्यादा मात्रा आंवले में, उसके बाद नींबू में। नींबू से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट काट लेता है, कीट मतलब इंसेक्टा, इसका भी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। निमोनिया रोग आप जानते हैं कि फेफड़ों की बीमारी है, जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है। दमा कवक से होता है, फंगल से होता है। दमा जो ना, दाद खाज खुजली दमा और एथलीट फुट, दाद खाज खुजली दमा और एथलीट फुट, ये कवक की बीमारी है। किसकी? फफूंद की बीमारी, कवक से फैलती है। डेंगू जो होता है वो एडिस मच्छर से होता है। एडिस मादा मच्छर, मादा ही तो खून चूसती है, नर मच्छर खून नहीं चूसते हैं, मादा मच्छर खून चूसती है। नर मच्छर मादा मच्छर से आकार में छोटा होता है बेचारा, या बेचारा छोटा है, और केवल फूल पर बैठता है, फल पर बैठता है, उनसे रस चूसता है। उसे व्यक्तियों के ब्लड को चूसने में कोई दिलचस्प नहीं होता। वो केवल क्या चूसता है? वो केवल ना फल फूल पर बैठता है। लेकिन जो मादा मच्छरी होती है, मच्छरी नहीं होती, क्योंकि मच्छर जो होता है वो कीट है, और कीट में स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है हम नर और मादा लगाकर करते हैं, कि नर है तो नर मच्छर और मादा तो मादा मच्छर। तो मादा एडिस से होता है डेंगू, तो अच्छा जो मच्छर होता है वो कीट होता है एक प्रकार का, आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है। किस पता है? आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है, कीट वर्ग में आता है। आर्थ्रोपोडा का सहायक वर्ग है कीट वर्ग, इंसेक्टा बोलते हैं इसको, ठीक। तो वो कवक ये होता है डेंगू काटने से, किससे? एडिस मादा मच्छर से। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। किससे? वायरस और मादा एडिस से, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स से, फंगस और मादा एडिस से, प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलिस से। प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलिस से जो रोग होता है कौन सा होता है? मलेरिया होता है, मलेरिया। फंगस और मादा एडिस इससे जरूर होता है, पर फंगस से नहीं होता है। बैक्टीरिया मादा क्यूलेक्स से ही होता है, क्यूलेक्स से जेई होता है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार जो होता है ना, वो क्यूलेक्स प्रजाति के मादा मच्छर से होता है। वहां भी मादा ही मच्छर,
जितने भी मच्छर की बीमारियां में ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो मादा मच्छर फैलाती हैं। ठीक है, तो मादा क्यूलेक्स से होता है जापानी बुखार, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जो उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में बहुत ज्यादा होता है। जापानी बुखार विशेषकर बच्चों में होता है जापानी बुखार, और जापानी बुखार जो होता है वो गोरखपुर से ज्यादा प्रभावित है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान 10 तक, कौन सा अभियान, 10 तक अभियान चलाकर, अभियान 10 तक चलाकर इसको समाप्त किया है। कौन सा अभियान है, अभियान 10 तक चलाया है, किसको लिए, समाप्त करने के लिए, जेई को, जापानी इंसेफ्लाइटिस या जापानी बुखार को, जो बच्चों में होता है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा होता है। ये वायरस और मादा एडिस से होता है, वायरस और मादा एडिस से होता है। कौन सा रोग, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार में मानव शरीर में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना। प्लेटलेट्स आप जानते होंगे, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स आपने बहुत सुना, प्लेट कम होगी। तो प्लेटलेट शरीर के अंदर एक रक्त कणिकाएं होती हैं, ये रक्त कणिकाएं शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देती, और जब हमारा कट जाता है हाथ कहीं से तो ब्लड क्लोटिंग का काम करती हैं, ब्लड को जमाने में सहायक होती हैं प्लेटलेट्स। 2 से 8 दिन इनका जीवन काल होता है, खत्म होती नहीं बनती रहती है। प्लेटलेट्स जो होती है इनको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, थर्मोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। साइट कहते हैं, रक्त का जमना, रक्त को जमाने का काम करती है, ब्लड क्लोटिंग करती है। किंतु यदि ये कम हो जाती है, 50,000 तक तो दिक्कत नहीं होती इतनी, अगर ये 20,000 15,000 तक आए तो नाक से और कान से खून आना शुरू हो जाता है, अंदर ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि इनसे खून आना शुरू हो जाता है। डेंगू बुखार में ऐसा होता है। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का डेंगू में ही नहीं गिरती हैं, अन्य किसी कारण से भी गिर सकती है। हेलो, हाँ बताओ जल्दी, मैं क्लास बना रहा अभी। अरे मैं क्लास बनाना, बाद में बताना, फिर बताओ। ठीक है, पीला बुखार निम्न में किसके द्वारा फैलता है। पीला बुखार वायु से नहीं फैलता, घरेलू मक्खी से नहीं फैलता, जल से नहीं फैलता, किससे फैलता है, पीला बुखार जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये आंसर, येलो फीवर बोलते हैं इसको। येलो फीवर इसलिए बोलते हैं कि ना शरीर का रंग पीला हो जाता है। पीलिया नहीं है, इस बुखार में पीला हो जाता है, पीलिया अलग होता है। पीलिया रोग तो यकृत का है। हाइड्रोफोबिया किसका रोग है, जानते हैं आप, फोबिया यानी जल से डरना, जल से भय खाना। हाइड्रो मतलब होता है जल, फोबिया मतलब होता है भय। तो जल से भय खाना, जल से डरना, जल से भय होना, उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ये रोग वायरस से होता है, विषाणु से होता है, विषाणु से। और ये विषाणु जो होता है ये रेबीज होता है। कौन सा, रेबीज विषाणु। और ये जो विषाणु होता है ये कुत्ते में होता है, कुत्ते के लार में भी होता है, ध्यान रखिएगा, बंदर में भी होता है, कई बार लोमड़ी में होता है, इनकी लार में होता है ये एंजाइम, ये वायरस। कुत्ता बंदर इनकी लार में हमेशा रहेगा ये वायरस। वो विषाणु यानी वायरस जो होता है वो जीव है, वो जंतु है जो मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी है, ना मरा हुआ होता ना पूरा जीवित होता है। हमारे शरीर में पता नहीं कितने वायरस पड़े होंगे, लेकिन शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो वायरस एक्टिव नहीं हो पाते। जब एक्टिव नहीं हो पाते तो हमारा शरीर बीमार नहीं हो पाता। 60 साल के बाद ज्यादातर जब रेजिस्टेंस पावर कमजोर पड़ जाती है तो बीमारियां ज्यादा घेर लेती हैं, तो रेजिस्टेंस पावर क्योंकि बॉडी की कम होगी, जो वायरस पड़े वो एक्टिव होने लगते हैं। कुत्ते के अंदर ये वायरस मौजूद होता है पहले से ही,
हमेशा रहेगा। जब कुत्ते की रेजिस्टेंस पावर किसी कारण से कम हो जाएगी, उसे कोई संक्रमण हो गया, उसका संक्रमण इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि रेजिस्टेंस पावर कुत्ते की खत्म होगी, तो रेबीज वायरस तुरंत एक्टिव हो जाएगा। जब वो रेबीज वायरस एक्टिव हो जाएगा तुरंत, तो उसकी लार के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद वो कुत्ता हो, लोमड़ी हो, गिद्दड़ हो, कोई भी हो, वो 14 दिन के अंदर अपने आप मर जाता है। ये तो मैक्सिमम डेज है, यानी वायरस इतना ज्यादा प्रभावी करता होता है, जब उसके अंदर जाता है तो 14 दिन के अंदर वो कुत्ता या लोमड़ी या गिद्दड़ कोई वो मर जाता है, अपने आप मर जाएगा। वो मर तो उससे पहले जाता है, वो डिपेंड करता है कि कुत्ता कैसा है। कुत्ता स्ट्रोंग है, मान लिया कम आयु का है, घरेलू कुत्ता है, बढ़िया खाने को मिलता था, तो अलग बात है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। कोई 7 दिन में मर जाता है, कोई 8 दिन में मर जाता है, कोई 14 दिन में मर जाता है। तो कुत्ते के अंदर जब ये एक्टिव होता है, अगर उस दौरान कुत्ता आपको काट ले, तो वायरस उसके काटने से आपके शरीर के अंदर चला गया, प्रवेश कर गया, उसने काट लिया, वो वायरस प्रवेश कर गया। और कुत्ते के अंदर वो सामान्य कुत्ता था, उसके अंदर वो वायरस एक्टिव नहीं था, तो कोई समस्या नहीं बच्चों। अगर वो वायरस एक्टिव नहीं था और वो वायरस डेड अवस्था में था कुत्ते के अंदर, कुत्ते ने काट लिया, आपका हाथ पकड़ लिया या पैर पकड़ लिया आपका, वो वायरस आपकी बॉडी में चला गया। जब वो वायरस बॉडी में चला जाएगा तो वायरस डीएक्टिव है, क्योंकि हमारी जो पावर होती है, स्ट्रॉन्ग पावर होती है, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, वो कुत्ते से बहुत ज्यादा होती है, तो वो वायरस कभी एक्टिव नहीं हो पाएगा, वो डेड अवस्था में पड़ा रहेगा। अगर उस पागल कुत्ते ने काट लिया, क्योंकि वो वायरस एक्टिव था, तो जैसे अपनी बॉडी में आया, तो उस समय तो वो उस रेजिस्टेंस पावर की वजह से एक्टिव नहीं होने का। पर जीवन में कभी भी अगर आपकी रेजिस्टेंस पावर कमजोर पड़ गई, क्योंकि वो एक्टिव वायरस है, वो डेड वायरस नहीं है, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और आपको हाइड्रोफोबिया, आपको जल से डर लगेगा, आपको पानी से डर लगेगा। उसके लिए एंटी रेबीज टीके लगते हैं, आदमी को नहीं, कुत्ते को लगते हैं। कि आदमी के यानी मनुष्य के अंदर तो ये वायरस होता ही नहीं है, ये कुत्ते से आता है, तो एंटी रेबीज टीके कुत्ते को लगाए जाएंगे, ना कि मनुष्य को लगाए जाएंगे। तो जब कुत्ते को लगता है एंटी रेबीज टीका, तो उसके अंदर वो वायरस कभी भी एक्टिव नहीं होता। घरेलू उपाय में पहले लोग क्या करते थे, अपना जैसे मिर्ची है, मिर्च है, तो घर के अंदर पहले कर किसी ने कुत्ते को काट लिया तो तुरंत मिर्च लगा दिया करते थे उस जख्म पर, मिर्च और तेल लगा दिया। तेल इसलिए ताकि वो मिर्च उड़े ना, वहीं चिपक जाए जख्म पर, उससे तेल होता था। अगर आपने तेल लगा वहां पे मिर्च लगा दी तो मिर्च तो उड़ जाएगी, गिर जाएगी नीचे। तेल लगाने से वो लंबे समय तक वो मिर्च ही बनी रहेगी। पहली बात, जब वो मिर्च यहां लगाई तो उसके आसपास जो मिर्च है वो जख्म को हरा रखेगी, उसको जख्म को फैलाएगी, मतलब वो करेगी, वो जख्म भरने की प्रक्रिया को तीव्र नहीं होने देने की, जख्म भरने की प्रक्रिया को थोड़ा सा धीमा कर देगी। और प्लस जो लसिका ग्रंथियां होती है, जो लसिका होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी होता है, उनकी मात्रा उस हिस्से में बढ़ जाती है। जब डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे तो जो वायरस आया है जख्म में, उस वायरस को डब्ल्यूबीसी नष्ट करने का काम करेंगे। देखिए हमारे लोग कितने साइंटिफिक लोग थे बच्चों, कितना उनके अंदर दिमाग था, कितनी बढ़िया उनकी सोच थी बिना किसी तकनीकी के। मिर्च का प्रयोग वैज्ञानिक था कि मिर्च लगाओगे तेल में तो मिर्च उड़ेगी नहीं, मिर्च लगाने जो लसिका है आपके हाथ की, आपके जख्म की जो लसिका है, लसिका जो ग्रंथियां होती हैं, उनसे लसिका लिम्फ बोलते हैं उनको, जो लसिका पदार्थ बाहर निकलता है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं और वो एंटीबॉडीज उस वायरस को मारने का कार्य करते हैं, वो डेड करने का कार्य करते हैं। और जो वायरस नहीं मर जाएगा तो जब अंदर ब्लड के मतलब अंदर जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। और मिर्च भी उसी घर की, जिस घर का कुत्ता हो। ये देख कितना साइंटिफिक चीज है। वो इसलिए ताकि वो कुत्ता उस घर में था तो उस घर का जो वायरोलॉजी सिस्टम है, वायरोलॉजी यानी विषाणुरोधी जो सिस्टम है, उसके हिसाब से वहीं का वहीं लगा दिया जाए। दूसरी बात, क्योंकि ये काम जल्दी होना चाहिए, मतलब व्यक्ति तो दूसरे मोहल्ले का है, इस मोहल्ले में आया हुआ था, कुत्ते ने यहां काट लिया, घर जाएगा
तो टाइम हो जाएगा, जख्म भरना शुरू हो जाएगा, और जब जख्म प्लेटलेट्स आ जाएगी, जख्म भरने लगा, तो वो वायरस नीचे बैठ जाएगा। उसी घर में तुरंत लगाओ मिर्च, ताकि जख्म ना भरे, और जख्म पर जब मिर्च लग जाएगी तो वो जख्म हरा रहेगा, देर से भरेगा, लस्सी का पदार्थ ज्यादा निकलेगा, तो आपका एंटीबॉडी ज्यादा निकलेगा। देख कितने वैज्ञानिक थे हमारे लोग। तो जो ये परंपरा बनी ना, जो लोग कहते हैं कि ये क्या है यार, भारत तो जैसे सांप सपेरों का देश है, ऐसा नहीं है। कितना उच्च विज्ञान है, देखिए आप, आज भी तो वही काम कर रहे हैं। खैर, तो ये होता है, मैंने बताया आपको, रेबीज वायरस होता है, विषाणु से रोग होता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक, अब जो एंटी रेबीज जो टीका होता है, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर, है ना। एंटी रेबीज की खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने। कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? यानी जीवाणु नहीं होता, विषाणु हो सकता है या कुछ और हो सकता है, जीवाणु नहीं है। डिप्थोरिया जीवाणु से होता है, काली खांसी जीवाणु से होता है, हैजा जीवाणु से, एड्स वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? एड्स विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? विषाणु यानी वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से। किससे? एचआईवी वायरस से एड्स होता है। एड्स का प्रभावित अंग कौन सा, अगर मैं आपसे पूछूं, समझो, एड्स में प्रभावित अंग जो होता है वो टी लिम्फोसाइट होती है। क्या होती है? टी लिम्फोसाइट। और आपसे पूछे कि एड्स से कौन सी बीमारी प्रभावित होती है, तो टी लिम्फोसाइट प्रभावित होती है। ये लिम्फोसाइट शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो रेजिस्टेंस पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, ये उससे बढ़ाने का काम करती है। टी लिम्फोसाइट रेजिस्टेंस पावर बनाती है बॉडी की। तो एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, एड्स केवल रेजिस्टेंस पावर को कम कर देगी। और जिस व्यक्ति को एड्स है, अगर उस व्यक्ति को बुखार हो गया, संक्रमण हो गया कोई, तो एंटीबायोटिक औषधियां काम नहीं करेंगी। कौन सी? एंटीबायोटिक औषधि काम उसको नहीं करे, क्योंकि वो क्या है, वो उसकी रेजिस्टेंस पावर क्या है, कमजोर हो गई है, इस वजह से। ठीक है बच्चों, चलिए। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है पोलियो वायरस? मच्छर के काटने से करता है, थूक से करता है, या कुत्ते काटने से करता है? पता आपको? कुत्ते काटने तो कर ही नहीं सकता, थूक से भी नहीं करता है, मच्छर तो मतलब नहीं पोलियो का। दूषित भोजन और जल से पोलियो का वायरस प्रवेश करता है। पोलियो, भारत इस समय पोलियो मुक्त देश है। कहता है पोलियो मुक्त देश है भारत। याद रहेगी बात आपको, भारत में पोलियो नहीं है, पूरे भारत में उन्मूलन हो चुका है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1995 में पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और अब भारत में पोलियो की बीमारी नहीं मिलती है। WHO ने बहुत पहले भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर चुका है। ठीक है, चलिए। किस होता है पोलियो वायरस? ये जल से या दूषित भोजन से फैलता है। अब क्या होता है, इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? यकृत प्रभावित अंग है। कौन सा है? यकृत यानी लीवर। अब अगर यही अच्छा पोलियो है, ये पोलियो उल्टा हो गया, वो होता है पीलिया। ये क्या है? पोलियो। यानी इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित। ये कोई हाथ या पैर काम करना बंद कर देगा, यूं हो जाएगा। देखो, एक होता है पैरालिसिस, वो तो अलग होता है। ये पोलियो है, ये मेनली बच्चों में होता है। किसमें? बच्चों में। हाथ पैर कमजोर पड़ जाता है, पतला पड़ जाएगा हाथ या पैर कोई भी, तो तंत्रिका तंत्र यानी उस चीज की जो तंत्रिकाएं हैं वो कमजोर पड़ जाएगी। और तंत्रिकाएं हमारे शरीर में फैली हुई अरबों की संख्या में नसें हैं, न्यूरॉन्स है, जो बहुत बारीक है, बालू की तरह है, दिखती नहीं है सामान्य अवस्था में। ये तंत्रिका जो फैली हुई है पूरी बॉडी में, ये हमारी मेरुज्जु माध्यम से हमारे इसमें क्या नाम, ब्रेन में आई हुई है। तो तंत्रिकाएं सूचना भेजती हैं ब्रेन तक, और ब्रेन का आदेश तंत्रिकाएं संबंधित अंग तक पहुंचाती हैं। मान लीजिए कील है और उन्होंने इसको ऐसे चुभाया, तो वो दर्द यहां नहीं हो रहा है, वो दर्द मुझे मस्तिष्क से महसूस हो रहा है। कहां से? मस्तिष्क। ध्यान, आप अगर आप सीधे मस्तिष्क में कोई पिन चुभाओगे ऐसे डायरेक्टली, तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। यहां से न्यूरॉन संदेश गया ब्रेन के पास, कोई नुकीली चीज है भाई जो चुभ रहा है, तो ब्रेन ने तुम हटा लो भाई,
चुभन हो रही है मुझसे, तो ब्रेन महसूस करता है। हम खाते ना पेन किलर, तो पेन किलर कोई जख्म ठीक नहीं करती है, पेन किलर आपके नर्वस सिस्टम को धीमा कर देती है। आपका नर्वस सिस्टम जब धीमा हो जाएगा तो आपको दर्द महसूस नहीं होने का। एक अच्छी पेन किलर कम से कम 8 घंटे, कुछ छलकी पेन किलर 4 घंटे दर्द महसूस नहीं होने देती। जब आपने 8 घंटे तक दर्द महसूस नहीं किया, अगले 8 घंटे बाद आपने दूसरी पेन किलर ले ली, तो आपको कुछ, अगर आपने 3 दिन वो पेन किलर ली है तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, और उन 3 दिनों में आपका जख्म भर जाएगा और आपको नेचुरली दर्द महसूस नहीं होगा। तो पेन किलर जख्म ठीक नहीं करती है, दर्द महसूस नहीं होने देती। बहुत सारे लोग ना पेन किलर को इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं ना, बोलते हैं जैसे ड्रग्स लेते हैं, एक साथ कई टर्माडोल के इंजेक्शन ले लिया करते थे लोग बाग, कैप्सूल ले लिया करते थे लोग बाग, तो बहुत खतरनाक होता है स्थिति। तो जो आपकी मैं बताया आपको, जो आप खाते हो पेन किलर, वो पेन किलर वास्तव में तंत्रिका तंत्र को धीमा करती है। कोई व्यक्ति शराब पी ले, तो शराब पीकर भी तो ये होता है कि आपका तंत्रिका तंत्र, अगर आपने कम मात्रा में शराब पी है, दवा और दारू, अगर आपने दारू को दवा की तरह लिया है तो आपका तंत्रिका तंत्र एक्स्ट्रा एक्टिव रहेगा, ब्रेन ज्यादा काम करता है। एक ड्राइवर ने अगर कम मात्रा में शराब पी रखी है, कम मात्रा में, का दिमाग बिल्कुल सचेत रहेगा, एकदम कोई सब ऐसे निगाह रखेगा। पर अगर दवा को दारू की तरह ले जाए, ज्यादा मात्रा में ले ली, यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, हो लिया, अब कुछ हुआ नहीं भाई, हो लिया, अगर ये कंडीशन है तो फिर आपका तंत्र उल्टा हो जाता है और ये धीमा पड़ जाता है। जब धीमा पड़ जाएगा तो आपको दर्द वर्द महसूस नहीं होगा, कहां गिर रहा, कौन मार रहा, कौन मुक्का मार रहा, कौन क्या कर रहा, महसूस ही नहीं होगा। जब सुबह ये नशा हटेगा शराब का तो तंत्र एक्टिव होगा, तब बताएगा भाई साहब रात गाल पे कितने लगे, कमर पे कितने लगे, तब पता चलेगा आपको, है ना। तो तंत्र प्रभावित करता है। पोलियो का कारण क्या है, पता मैंने अभी आपको, पोलियो का कारण क्या है, पोलियो का कारण विषाणु होता है। क्या होता है, विषाणु। बोलते नहीं पोलियो वायरस की खोज किसने करी थी, पोलियो की खोज जॉन साल्क ने। अगर पूछे टीका तो खोज नहीं करी, पूछे वैक्सीन जो हम लेते ना, ओरल मुंह से जो हम लेते हैं वैक्सीन, मुंह से जो हम मुंह से जो वैक्सीन लेते हैं, उसकी खोज करती जॉन, वो एल्बर्ट सेबिन। एल्बर्ट सेबिन ने करी थी खोज। अगर पूछता है वैक्सीन तो एल्बर्ट सेबिन ने पूछा, टीका खोज किसने करी थी, तो ये जॉन सॉल्क। टीका जो मतलब बच्चों होता है इंजेक्शन पोलियो का, वो तो जॉन साल्क है। साल्क इंजेक्शन है, साल्क में क्या है, इंजेक्शन। सोल्ट, किस इंजेक्शन लगाना है, तो साल्क सोल्ट से इंजेक्शन जो बना हुआ है। वैक्सीन कौन है, सेबिन है। वैक्सीन सेबिन, नया नया है दोनों में। वैक्सीन किसके लिए है, सेबिन, याद रखिएगा आप। वैक्सीन का खोजकर्ता कौन है, अल्बर्ट सेबिन। जब मुंह से लेते हैं, 2 बूंद जिंदगी की अमिताभ बच्चन जी ने बहुत पिलाई है, वो भारत को पोलियो मुक्त करवा दिया है। देखिए, तो 2 बूंद जिंदगी की वो अल्बर्ट सेबिन है वैक्सीन। टीका पूछे तो जॉन साल्क है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, प्लेटिहेल्मिंथेस या जीवाणु। वास्तव में हेपेटाइटिस बिगड़ा हुआ पीलिया होता है, इसे काला पीलिया भी कहते हैं। काला पीलिया किसको, हेपेटाइटिस को। ये काला पीलिया वास्तव में कैसा है, ये काला पीलिया है, ये हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी 6 प्रकार का होता है। कितने का, 6 प्रकार का। काला पीलिया ही वास्तव में हेपेटाइटिस बी है। इसमें जो हमारा होता है लीवर, यकृत, ये लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अगर हेपेटाइटिस सी है या ए है तो कम खतरनाक है, वहां से व्यक्ति कवर कर लेता है, पर हेपेटाइटिस बी से कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें यकृत काम करना लगभग बंद करता है। और यकृत में बताया था शरीर का वो अंग है, ये भी किडनी की तरह है, अगर ये खराब हो गया तो बताएगा नहीं आपको। होता ना फैटी लीवर, तो फैटी लीवर लिए व्यक्ति बहुत लंबा जीवन जी सकता, कोई दिक्कत नहीं है। पर फैटी लीवर के बाद जब अलग कंडीशन आती है, सिरोसिस बीमारी है इसकी, लीवर की, लीवर सिरोसिस बोलते हैं। लीवर सिरोसिस में पूरा लीवर फैटी हो जाता है और लीवर की कार्य क्षमता घट जाती है।
तो भी लीवर काम करता रहेगा। आपको पहले पीलिया करवाएगा, भाई पीलिया हो गया कुछ इलाज कर ले, सात्विक भोजन कर, मूली वूली खा, गन्ने का जूस पी, बिल्कुल सादा भोजन कर, तला भुना भोजन मत खा। आप तब भी नहीं सुधरे तो फिर क्या, अच्छा नहीं सुधर रहे हो तो लो फिर अब हेपेटाइटिस बी ले लो, अब तो सुधारना पड़ेगा ऊपर जाकर, है नहीं। तो हमारी बॉडी बच्चों ऐसी है, मैं आपको बताऊं, ये ईश्वर ने या प्रकृति ने ऐसे सिस्टम बनाया हमारी बॉडी का, ऐसा मैकेनिज्म है, आपको जो बीमारी होती है उसका संकेत ये पहले देता है। तो हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में, अपनी लापरवाही में उस बीमारी को देख नहीं पाते, या पता होता है तो जांच नहीं करवाते, और जब ये बिल्कुल लास्ट कंडीशन में पहुंच जाता है, अरे भैया अब तो करवाना ही पड़ेगा, ये स्थिति होती है। जापान में 80 साल औसत आयु है, देखिए जापान में 80 से ऊपर, हमारे यहां लगभग इसके आसपास है 65 66, यानी 14 साल औसत ज्यादा है उसकी आयु हमसे। 14 साल बच्चों बहुत बैठता है। तो क्यों है? साफ सुथरा वातावरण है, पर्यावरण में प्रदूषण, क्या वहां फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्रियां हैं पर तकनीकी लगा रखी है स्ट्रॉन्ग, है ना, जांच करवाते हैं। तो हमारा शरीर में आपको बताया कि हमारा संकेत देता है बीमारी को कि ये होगी बीमारी, भाई कुछ इलाज कर ले, पर हम लापरवाही कर जाते हैं। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का शरीर प्रभावित होता है, लीवर, यकृत। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स, है ना। एड्स किसे होता है? एचआईवी वायरस से होता है। प्रभावित अंग कौन सा, मैंने बताया था आपको एड्स के बारे में पूरी बातें। अच्छा हाँ, एक बात अच्छा तो होगी थी, एड्स विषाणु में होता है डीएनए प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन। ये आरएनए प्लस प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेगा। किसके होता है? ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस का होता है प्रोटीन होता है ना। ये एड्स विषाणु जो होता है, एचआईवी वायरस, वो यही होता है। एआईडीएस, एड्स किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप, सब जानते हैं कौन सा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कौन सा होगा? देखो एक्वायर्ड, पता आपको, एक्वायर्ड तो याद होगा, इम्यूनो भी आपको याद होगा, इम्यूनो तीनों में है। डेफॉर्मिटी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, सिंड्रोम। इम्यूनो मतलब प्रतिरोध क्षमता, तो प्रतिरोध क्षमता की कमी से वो रोग होता है। आंसर, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा विराजोल होती है। विष चेचक का उन्मूलन कब हुआ? ये बच्चों 8 मई की बात है। 8 मई 1980 में WHO ने विष से चेचक को उन्मूलन घोषित कर दिया। अब विष में अब चेचक नहीं है। चेचक बच्चों बहुत खतरनाक बीमारी थी जो वेरियोला विषाणु से होती थी। वेरियोला विषाणु से हजार लाख लाख लोग मरे हैं चेचक में, क्योंकि चेचक बहुत ज्यादा संक्रामक बीमारी है और फैल गई एक बार, तो अब तो है ही नहीं बीमारी, ये खत्म हो चुकी है 1980 में 8 मई को, पूरे विश्व ही, तो भारत में थोड़ी ही होगी। लेकिन चेचक से बहुत लोग मरे, इतिहास पढ़ोगे आप पता चलेगा। आधुनिक काल, मध्य काल में लाखों लोग चेचक से मर जाया करते थे। अब जो होती ना बीमारी, वो चेचक की नहीं होती है, स्मॉल पॉक्स है, वो छोटी गुमड़े से निकलती, छोटी फुंसी निकलती है, और वो फुंसी ना उसमें पानी भरा होता है, वो फुंसी हफ्ते 10-15 दिन में सूख जाती है और वो निशान नहीं छोड़ती। पहले निशान छोड़ा करती थी। जैसे ना एक था एक्टर ओमपुरी, तो ओमपुरी साहब के चेहरे में ना बेहतरीन एक्टर, बिंदास एक्टर थे, लेकिन इतने सुंदर नहीं थे, स्मार्ट नहीं थे। धर्मेंद्र जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, फिर भी चले। उनके चेहरे पर जगह जगह वो था बिंदी, वो इसी तरह का होता। एक्चुअली ओमपुरी जी ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर होते बिंदी। तो जो पहले चेचक हुआ करता वो निशान छोड़ जाया करता था। अब जो छोटा सा होता है, जो वो सब चेचक नहीं बोलते हैं, बल्कि बिंदी होती है, मतलब निकलती है थोड़ी फुंसी, वो सूख जाके हो जाती है। चेचक की जो बीमारी का जो इलाज था कि बीमारी विषाणु से होती है, वेरियोला विषाणु से, वायरस जनित रोग है, बहुत तेजी से फैलता है, हवा से फैलता है, संपर्क से फैलता है, कपड़े से फैल जाता है,
तो रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग होनी चाहिए तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। रेजिस्टेंस पावर तो स्ट्रांग कोरोना में भी जिसकी थी उसको कुछ नहीं हुआ। मैं बताऊं आपको, ऐसा शायद ही मुझे लगता है 10-20% लोग होंगे जिनको उस दौर में जब कोरोना की सेकंड लहर या सेकंड लहर आई या फर्स्ट लहर में कोरोना संबंधी समस्या नहीं हुई। लगभग सभी को हुई है, किसी को कम हुई, थोड़ा उससे ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा हुई है, किसी को उससे ज्यादा हुई। जो बहुत ज्यादा हुई वो खत्म हो गए बेचारे, जो कुछ नीचे वाले थे हम सभी को हुई है। 2-4 दिन भोजन में स्वाद बहुत सारे लोगों को नहीं आया, हमें भी नहीं आया था, बहुत कम स्वाद आता था, हम डरे नहीं, अगर नहीं आया तो ऐसे हो रहा होगा, सब्जी में मसाला कम होगा, तो तेज मसाला खाएंगे। तो ये होता है। तो जिसकी स्ट्रॉन्ग पावर है, रेजिस्टेंस पावर, उसे विषाणु सामान्यतः उसको प्रभावित नहीं करता है। जिसकी खोज करी थी, जानिए बच्चों कि खोज करता कौन थे? चेचक। चेचक ही नहीं, वैक्सीन के जो खोज करता थे वो कौन व्यक्ति थे? वो जानते हैं आपको, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले चेचक की वैक्सीन खोज करी थी। एडवर्ड जेनर ने, ये थे ब्रिटेन के। जानते हैं इनको 19वीं शताब्दी का ब्रिटेन में सबसे महत्वपूर्ण 100 व्यक्ति में रखा गया था। इन्होंने लाखों लोगों को मरने से बचाया है। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो आते हैं, कभी कभी आते हैं। एडवर्ड जेनर ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग की जान बचाई है वैक्सीन बनाकर। हमारे भारत में इसका क्या तरीका था, कितना वैज्ञानिक तरीका भारत में था इसका, मैं आपको बताता हूं। भारत में क्या करते थे, जिस गांव या जिस इलाके में चेचक हो जाया करता था, तो वहां पर जिस व्यक्ति को चेचक हो गया उस व्यक्ति के शरीर में सुई चुभ हो जाती थी, और वो हल्की से सुई चुभ होकर उसको हल्के गर्म पानी में रखकर उस व्यक्ति की सुई को, जो अच्छे व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति थे, उन व्यक्ति को लगा दिया करते थे, ताकि जो वायरस है, जो जिंदा व्यक्ति है, जो मतलब इसको चेचक हुआ है, उसमें हमने सुई चुभाई और सुई जो स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी, हल्की सी, बहुत ज्यादा मैंने नहीं, हल्का सा लगाया वो, ताकि कुछ हल्का सा वायरस उसके अंदर पहुंच जाए। तो जैसे हल्का वायरस उस व्यक्ति के अंदर, जो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जाएगा, तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी उसकी, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पहले डेवलप हो जाएंगे। और जब वो स्वस्थ व्यक्ति किसी चेचक वाले के संपर्क में आएगा, तो उसको जो वायरस है चेचक वाले व्यक्ति को, वो वायरस उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, कि उसके अंदर एंटीबॉडीज पहले ही बन चुके हैं जब सुई लगाई गई थी। कितने वैज्ञानिक थे हम लोग, है ना। देखिए आप, ये हमारे बहुत पहले हुआ करता है इस तरह की चीजें, पर बच नहीं पाए क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अचानक से चेचक आता था कि ये सब चीजें मिलती ही नहीं थी। तो चेचक की बीमारी बहुत घातक होती थी। और आप जानते, चेचक को माता का दर्जा दिया गया, शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता बोलते हैं, शीतला माता। चेचक को बीमारी क्यों कहा गया शीतला माता? यानी ईश्वर का दर्जा दे दिया गया कि जिसको चेचक हुआ उसके अंदर ईश्वर आ गया, माता जी आ गई उसके अंदर। तो जब वो माता जी आ गई तो कोई उसके पास ना जाए, तो स्वच्छ रहना चाहिए, अकेले कमरे में रहे, बाहर नहीं निकले, बाहर निकलेगा तो वायरस फैलाएगा। कपड़े अंदर रखे, कपड़े बाहर जाएंगे तो वायरस फैलाएगा। घर के अंदर सब लोग सात्विक भोजन करें, मांसाहारी भोजन ना करें, अधिक तला भुना ना खाएं, ताकि जो व्यक्ति शरीर घर के अंदर जो और व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति भी इसकी चपेट में ना आए। तो माता ने ईश्वर का दर्जा दे दिया गया चेचक को, है ना। ये थी बात। चलिए, कितने बेहतरीन लोग थे। रानीखेत बीमारी किसकी है? मुर्गियों की बीमारी। रानीखेत एक जगह का नाम है उत्तराखंड में, यूके में। सबसे पहले 1976 या 75 के आसपास, 1976 या 75 के आसपास ये बीमारी रानीखेत शहर में पाई गई थी, उत्तराखंड में। मुर्गियों में मेनली ये बीमारी होती है। किसमें? मुर्गियों में। तो मुर्गियां बहुत बड़ी संख्या में इस बीमारी में मरती, अभी भी बीमारी होती है ना। ये बीमारी थी। इबोला एक वायरस है। इबोला क्या है? एक वायरस है, ढंगना प्राण घातक विषाणु। इबोला का जो डेथ रेट है बच्चों बहुत ज्यादा है, इबोला वायरस।
इबोला, इबोला वायरस का डेथ रेट बहुत ज्यादा है बच्चों। ये पूछा गया एक बार कि इबोला वायरस का नाम इबोला क्यों रखा गया, जैसे ना कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया, क्योंकि इस वायरस के ऊपर ना क्राउन जैसे, मुकुट जैसे ऐसे ऐसे एक वो बने होते हैं, टाइम से बने होते हैं ना, जो मुकुट में जो निकलते, जो त्रिकोण से निकले होते हैं, वे होते हैं इस वायरस के ऊपर। तो नाम पड़ गया कोरोना, क्राउन के माध्यम से। तो कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्राउन से पड़ा है, मुकुट से पड़ा है, मुकुट। इबोला जो नाम दिया गया, ये इबोला नदी के नाम पर दिया। ये नदी है कांगो की सहायक नदी। किसकी? कांगो। कांगो नदी है अफ्रीका महाद्वीप में, जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, जायरे भी बोलता है। इसकी सहायक नदी है इबोला नदी। तो इबोला नदी के तट के आसपास के इलाके में ये वायरस सबसे पहले पाया गया, यानी जो व्यक्ति थे उनमें ये पाया गया ये वायरस, तो नाम पड़ गया इसका इबोला वायरस। तो पूछता कि किस वायरस का नाम नदी के नाम पर पड़ा है, तो इबोला वायरस का नाम नदी के नाम पर पड़ा है, जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किसमें होता है? डी से डिप्थोरिया, पी से पिट्यूशियस यानी काली खांसी, और टी से टिटनेस का रोग होता है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस यानी ए रोग है। पोलियो नहीं होता, ये वायरस से होता है। तपेदिक, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस होता है, पोलियो नहीं होता, आप जानते हैं, इसमें टाइफाइड आएगा। तो डीपीटी का टीका ना ये 3 में दे दिया था, डिप्थोरिया में दे जाता है। डिप्थोरिया जो होता है वो बच्चों में होती जाती है बीमारी, इसे बच्चों में तो बच्चों ना गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, और ना ये संक्रमित दूध से फैलती है। ये भी करना, संक्रमित दूध से फैलती है बीमारी। कौन सी? डिप्थोरिया। बच्चे में होती है, और बच्चों में गले में झिल्ली बन जाती है, तो बच्चों सांस आने में दिक्कत होती है। बड़े लोगों में ये वैश्विक बीमारी कम होती है, बच्चों होती है, पर किस होती है? संक्रमित दूध से होती है, गले में होती है, झिल्ली बन जाती है, बच्चों को सांस नहीं आती, उनकी मृत्यु हो जाती है। काली खांसी, इसे बोलते हैं पिट्यूशियस काली खांसी। काली खांसी एक लंबे समय तक खांसी रहती है, तो सूखी खांसी आती है बिल्कुल, और बहुत लंबे समय। जब वो लेट जाता है, जब ज्यादा खांसी आती है, उसकी जो नई नली, जो श्वास नली होती है, ये फूल जाती है। लेटेगा तो दबाव बनेगा, जब दबाव बनेगा तो एक प्रकार की एलर्जी होती है। व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसे खांसी कम आती है, खड़े व्यक्ति को खांसी कम आएगी। क्यों? क्यों? खड़ा हुआ है, उसकी नली में कोई दबाव नहीं है। जो लेटेगा तो उसकी नली पर दबाव बनेगा, तो ज्यादा खांसी आएगी। टिटनेस, आप जानती है टिटनेस रोग कैसा है? ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये गले को, ये श्वास नली को, और ये तंत्रिका तंत्र को। टिटनेस को लोक जो भी कहते हैं, और इसका एक नाम हो रहा है टिटनेस का धनुष टंकार रोग। कौन सा रोग है? धनुष टंकार रोग। किससे होता है? टिटनेस को धनुष टंकार बोलते हैं, कि इसमें ना व्यक्ति धनुष की तरह ऐसे मुड़ जाता है, धनुष की तरह। जब धनुष की तरह ऐसे मुड़ जाएगा तो नाम पड़ गया धनुष टंकार। लोग जो इसका जो ना जो बताया सबसे पहले, वो लोग जो ने बताया, तो उनका नाम पड़ गया लोग जो। टिटनेस फैलता किससे? टिटनेस फैलता है अगर जख्म वाला जो हिस्सा गोबर में चला जाए या मिट्टी में चला जाए। किसमें? मिट्टी में। यानी जहां आपके हाथ में जख्म है, वो कहीं चला लग गया, गोबर में लग गया, मिट्टी लग गया, तो वहां चांस ज्यादा है। या फिर जंग लगा, कोई लोहा है, उससे आपका हाथ पैर कहीं चोट लग गया, कट गया कहीं, तो जंग लगे लोहे से होता है, जंग लगे लोहे से टिटनेस होता है। तो टिटनेस का और बहुत सारे कारण है। कौन सा एक सल्फा औषधि है? सेप्ट्रोमाइसिन सल्फा औषधि, जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। यह औषधि हर किसी के लिए सूट नहीं आती है, बहुत कम लोगों को सूट आती, मतलब आती तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सूट नहीं आती, बहुत ज्यादा लोगों को सूट आ जाती है सेप्ट्रोमाइसिन। कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? तपेदिक जीवाणु से होता है, पोलियो वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो ये भी वायरस है, तपेदिक टीबी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। कौन जीवाणु? ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। मलेरिया किस होता है? प्रोटोजोआ से, है ना। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है,
मादा एनाफ्रीज मच्छर के पेट में प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम। तो जब ये मादा मच्छर होती है एनाफ्रीज, जिसे मलेरिया होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। भारत का कौन सा पड़ोसी, कौन कौन से पड़ोसी हैं जो मलेरिया मुक्त हो चुके हैं? एक श्रीलंका और दूसरा देश है आपका चीन। कौन सा? चीन। ये दोनों देश मलेरिया मुक्त हो चुके हैं, श्रीलंका भी और चीन भी। याद रखिएगा, श्रीलंका में कौन? चीन भी। ये दोनों देश मलेरिया मुक्त हैं। यहां पर जो मलेरिया का जो फैलने वाला मादा एनाफ्रीज मच्छर है, उसका लार्वा नहीं मिला 3 साल तक। जब 3 साल तक कोई लार्वा ही नहीं मिला तो मच्छर नहीं मिलेंगे, तो ये मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। बाहर भी मलेरिया मुक्त के लिए अभियान चला रखा है, ठीक है ना। अच्छा, मलेरिया इतने हो गए, चीन और श्रीलंका हो गया। हाँ, मलेरिया जो ना जो लार्वा होता है जिससे मलेरिया डेवलप होता है, मच्छर का जीवन वो क्या ना, गर्भाधान काल 21 दिन का। 21 दिन में नया मच्छर तैयार हो जाता है। जो लार्वा होता है एम्फीबिया मछली, गैम्बूसिया मछली, कौन सी? गैम्बूसिया मछली। गैम्बूसिया मछली जो होती है, ध्यान रखिएगा, गैम्बूसिया मछली ऐसी मछली है जो मच्छर के लार्वा को बहुत पसंद करती है। वो उसको बहुत टेस्ट आता है खाने में, है ना। गैम्बूसिया मछली को खाने में लार्वा जो खाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो गैम्बूसिया क्या खाती है? लार्वा। किसका? मादा एनाफ्रीज को खाती है। मच्छर कोई भी हो वो सबका लार्वा पेल जाती है। तो गैम्बूसिया मछली को पालना तालाब में या किसी अन्य चीज में अच्छा होता है। तो वहां मछली के जो होते ना लार्वा वो पैदा नहीं होते। टिटनेस नामक रोग निम्नलिखित किससे फैलता है? अच्छा, क्या समझाता है? ये रहा नाम, लोकजो। कौन सा नाम है? लोकजो या धनुष टंकार। इसमें तंत्रिका तंत्र, टिटनेस में है ना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इसमें, तंत्रिका तंत्र। कौन सा रोग में एक पानी के प्रदूषण की वजह नहीं है? यानी कौन से रोग पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता है, ठीक ना। टाइफाइड मच्छर से होता है, मच्छर से होता है। ये पूछ रहा कौन सा रोग पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता? पानी से। आप सोच रहे हैं अगजी मच्छर तो पानी में ही होता है। ये पूछ रहा पोल्यूशन से फैलता है, हेपेटाइटिस भी फैलता है और पीलिया भी होता है। टाइफाइड नहीं होता ना, टाइफाइड नहीं होता है। कौन सा जल जनित रोग है जो जल से होता है? हमने पढ़ा हैजा, हैजा जल से। हैजा ना जो हैजा जीवाणु से होता है, जो जीवाणु होता है वो जीवाणु जो होता है ना हैजे का, वो गंदे पानी में ही रहता है। उल्टी दस्त होता है इसमें, हैजे में। तपेदिक भी जीवाणु से होता है पर ये जल से नहीं फैलता। तपेदिक, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। चेचक मैंने बताया था आपको, ये वायरस से फैलता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद, 6 माह, 7 दिन या 48 दिन? जन्म के 6 माह के बाद। क्या तुरंत बाद तो बीसीजी को झेल देगा बेचारा। जन्म के 6 माह के बाद लगता है। 6 माह के अंदर अंदर मतलब शिशु को कितने दिन के भीतर? तो 6 माह के अंदर अंदर लग जाना चाहिए, तुरंत नहीं, 6 माह तक लग सकता है। तो इसमें आंसर 6 माह होगा। कौन सा रोग कवक जनित है? कवक से होता है। दाद, खाज, खुजली, गंजापन, है ना। गंजापन ना, गंजापन ही नहीं जैसे नेचुरल बाल निकलते हैं वो नहीं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आईब्रो तक के बाल निकल जाते हैं, पलक तक निकल जाती है, क्योंकि बाल तो बचते ही नहीं है। कैंसर में नहीं, कैंसर तो अलग हो गया। कैंसर में तो कीमोथेरेपी होती है तब ये होता है। लेकिन सामान्य कवक जनित रोग होता है गंजापन, उसमें यहां पे कवक यानी फंगस होती है, वो जम जाती है यहां पर भी, पलकों पर भी। तो पलक के बाल निकल जाएंगे, आईब्रो निकल जाएगी, सिर के बाल निकल जाएंगे। तो गंजापन होता है कवक से। मलेरिया से प्रभावित होने वाला रोग अंग कौन सा है? मलेरिया में प्लीहा, तिल्ली प्रभावित होती है। कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है? बताइए आपको, मच्छर है। और मच्छर भी कौन सा? मच्छरी, मादा एनाफ्रीज के पेट में होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजीवा।
जो व्यक्ति अंदर पहुंचा देता है और वो व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तभी मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? ये देखिए थोड़ा सा बता सकता क्वेश्चन नहीं है, आप पता चलेगा कि भाई ये तो जो है हीमोफीलिया तो अनुवांशिक रोग है, बिल्कुल है। वर्णांता ये भी अनुवांशिक रोग है। रतौंधी और रंजकहीनता, इसके बारे में कम लोग जानते हैं कि रंजकहीनता क्या होती है। रंजकहीनता भी अनुवांशिक रोग है, ये भी अनुवांशिक है, ये भी ये अनुवांशिक रोग नहीं है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। रंजकहीनता में बच्चे का ना जो चेहरा होता है रंग सफेद हो जाता है, ये बड़ों में होता है रंग सफेद होना, या कई बार सफेद ना एकदम बिल्कुल मेलानिन जो होता है वो मेलानिन कम हो जाता है। तो ये रोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और तो रंजकहीनता पीढ़ी दर पीढ़ी, इसमें रक्त सफेद मतलब रक्त का तो सफेद होते जाना एक समय के बाद, है ना। तो ये होता है रंजकहीनता, यानी जो मेलानिन होता है मेलानिन, मेलेनिन, ये मेलानिन हमारी त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। कौन? मेलानिन। ये नहीं बनता, इसमें कम मात्रा में बनता है। तो अगर एक पीढ़ी में तो दूसरी पीढ़ी में चला जाता है ये रोग। कौन सा? मेलानिन। तो ये भी अनुवांशिक रोग है, ये भी अनुवांशिक रोग है। बहुचर्चित बबल यानी बेबी रोग, बबल बेबी भी बोलते हैं इसको, और इसको ब्लू बेबी भी बोलते हैं ना। ब्लू बेबी, ब्लू बेबी सिंड्रोम अलग है और ब्लू बेबी अलग है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से के दिक्कत से होता है और ब्लू बेबी अलग होता है। एक्चुअली ब्लू बेबी क्या होता है या बबल बेबी रोग क्या होता है? हम जब जन्म लेते हैं तो हम सभी के हृदय में एक छिद्र होता है। वो छिद्र जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके हृदय में छिद्र होता है। जब वो बच्चा अपनी मां के अंदर होता है, पेट के अंदर होता है, तो उसका शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलते रहते हैं। कि बच्चे के अंदर जो ब्लड जाता है वो मां का शुद्ध रक्त जाता है। ब्लड मां के, जो बच्चा होता है वो मां के माध्यम से सांस लेता है, मां के माध्यम से खाता है और मां का शुद्ध रक्त उसके अंदर जाता है। तो उसके अंदर शुद्ध अशुद्ध की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे वो जाता है, मतलब बच्चा जन्म लेता है, तो वो सब क्या होता है ये, तो होने के बाद ना ये जो छेद होता है धीरे अपना भर जाता है। अब कुछ का नहीं भरता, कई हजार बच्चों में एक बच्चे का नहीं भरता, तो उस बच्चे का ऑपरेशन होकर फिर बाद में वो ठीक हो जाता है, सब मानता है। पर कई बार ऑपरेशन नहीं हो पाता, तो जिस बच्चे का वो छिद्र नहीं भर पाता है वो बच्चे ना मुंह से बबल्स निकालता है ना, तो ना लार के बबल करेगा और लार निकलती रहेगी यहां से। जो बबल होता है उसको मतलब बोलना बबल, जो थूका बबल बनता है तो बबल नाम पड़ गया। ब्लू बेबी बोलते हैं इसलिए क्योंकि उसका ना जो होठ है उसका रंग नीला होता है, होठों का रंग। तो होठों का क्या होगा? नीला होगा। तो पानी के बुलबुले कारण रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता नहीं, इस रोग का पानी के बुलबुले से ठीक हो जाते हैं। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है ना, जो लार होते अंदर उसके बुलबुले बनाता है। तो ये सब में होता है वो छिद्र, पर मैक्सिमम का भर जाता है। जिसका नहीं भरता है उसको ब्लू बेबी बोलते हैं, है ना। ये होता है ब्लू बेबी। ब्लू बेबी का जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता है अगर ठीक ना हो पाए, ठीक है। चलिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, अगर वो पूछे ना, और वो पूछता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किस होता है? ये बच्चों नाइट्रेट की अधिकता से होता है। इसमें भी वही होता है, इसमें भी बच्चे के शरीर का और होठ का रंग नीला पड़ जाता है, पर इसे बबल नहीं बनाता बच्चा, इसमें बच्चा बबल नहीं बनाता है। बबल बनाएगा वो जिसमें हार्ट में छेद होगा, ये अंतर होता है। अधिरक्त स्राव, ये अधिक स्राव मतलब होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आप समझ गए होंगे बिल्कुल, अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। अधिरक्त स्राव, हीमोफीलिया में मतलब अगर जख्म हो जाए, कहीं कट जाए तो ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, तो क्या अगर हमसे विटामिन के देंगे ब्लड जम जाएगा? विटामिन के से ब्लड नहीं जमेगा। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो यकृत में बनता है वो प्रोटीन हीमोफीलिया में नहीं बनता। आप उसको कितना ही विटामिन के दे लो, जब प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन
लीवर में नहीं बनेगा। जब प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो ब्लड नहीं जमेगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। अगर उस व्यक्ति को दाढ़ी बनाते समय कहीं से कट गया तो बहुत सारा खून वहीं से निकल जाएगा। लेकिन वर्तमान में ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो कुछ समय तक आर्टिफिशियल तरीके से प्रोथ्रोम्बिन को ब्लड में मिला देते हैं और कुछ समय तक उसका ब्लड जमता रहता है, पर यह व्यक्ति बहुत लंबा जीवन नहीं जी पाता। हीमोफीलिया ये रोग होता है। कौन सा रोग व्याधि अनुवांशिक है? हीमोफीलिया बता भी आपको। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, है ना, कई सारे होते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें आप जानते हैं मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़े। इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं वो सामान्य होते हैं और जो 21 जो 23वां जोड़ा जो होता है, जो 23वां जोड़ा है वो आपका लिंग वाला होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब डबल होते हैं गुणसूत्र, तो 22 तक तो सामान्य होते हैं, मतलब 22 तक तो हमारे सामान्य गुण होंगे। जैसे मान लिया मोटा होना, नाक पतली होना, नाक तीखी होना, आंखें नीली होना, बाल बड़े होना, कान, किसी कान ऐसे होते हैं, किसी कान ऐसे होते हैं, किसी की उंगली ठूठेदार होती हैं, किसी का क्या होता है। ये सारे गुण जो होते हैं, रंग कैसा होगा, ये सारे गुण इन 22 जोड़ों पर निर्भर करते हैं। वो लड़का की लड़की है, ये 21वें, ये 23वें जोड़े पर निर्भर करते हैं। अगर गुणसूत्र का विभाजन होते समय इन 22 में से 21वीं जोड़ी प्रभावित हो जाए, कौन सी? 21वीं जोड़ी प्रभावित हो जाए, इसमें 21 जोड़ी में एक गुणसूत्र ज्यादा बन जाता है, एक गुणसूत्र ज्यादा बन जाता है। यानी जो व्यक्ति होगा उसमें 46 के बजाय 47 गुणसूत्र होंगे, तो इसको ट्राइसोनिक भी बोलते हैं। ट्राइसोनिक क्या बोलते हैं इसको? ट्राइसोनिक बोलते हैं। उसमें एक गुणसूत्र ज्यादा होता है, तो गुणसूत्र ज्यादा होने की वजह से उसके अंग प्रत्यंग होंगे अलग तरह के हो जाएंगे। जैसे उसकी ना उंगलियां ठूठेदार होंगी, यहां से मोटी मोटी उंगलियां होंगी उसकी, ये यहां भी चीज क्या होगी? मोटी होगी। यहां भी क्या होगा? मोटा, यहां भी मोटा होगा। बहुत जैसे ना आपने देखा, हमने चीन के लोग मोटी मोटी उंगलियां होती हैं, आंखें चपटी सी होंगी, ऐसे करके होंगी, आईब्रो ना के बराबर होगी। मंगोलाइड प्रजाति के लोग जैसे होते हैं, इस बीमारी के लक्षण वैसे होते हैं। इसलिए इस बीमारी का एक नाम होता है मंगोल जड़ता। मंगोल जड़ता। इस बीमारी का व्यक्ति बुद्धिहीन होगा, उसकी बुद्धि कम काम करेगी ना, बुद्धिहीन होगा, मंद बुद्धि होगा बच्चा, बोना होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, टूटेदार उंगलियां होंगी, नाक चपटी होगी, आईब्रो पर बाल नहीं होंगे और हल्के पीले से रंग का होगा। ये सब गुण किसके? ये सब गुण मंगोलों के होते हैं। तो मंगोल जड़ता कहते हैं इसको, डाउन सिंड्रोम को। तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र संरचना परिवर्तन के कारण, डीएनए कोई मतलब नहीं, डीएनए की संख्या में परिवर्तन के कारण, तो इस बीमारी में कितने गुणसूत्र? 47 गुणसूत्र होते हैं। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21वीं की त्रिगुण उत्तरदायिता, डाउन सिंड्रोम पढ़ा भी हमने। स्त्री तुलना में अधिक पुरुष वर्णांत से पीड़ित होते हैं। क्यों? बेचारे पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, है ना। मादा नफरीत, यानी सभी मादाएं, चाहे वो मच्छर हो, मच्छरी, चाहे मछली हो, चाहे वो कोई अन्य हो, यानी वो मादा है तो खून चूसेगी वो, है ना, हमेशा खून चूसती है। ये कर दो, वो कर दो, ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इस तरह का होता है। तो यहां पर भी यही है। देखिए आप, आनुवांशिक बीमारियों में क्या होता है, जो आनुवांशिक बीमारी जो जैसे आपकी जो वंशानुगत बीमारी होती है, वो हमेशा एक्स गुणसूत्र पर वेरी करती है। किस पर? एक्स गुणसूत्र पर। तो एक्स गुणसूत्र पर हमेशा ये बीमारी वेरी करती है, एक्स गुणसूत्र पर। हम जानते हैं वो एक्स एक्स है, यहां पर है, तो केवल एक्स पर रहेगी। वो अगर वो एक्स वाई है तो इस एक्स पर रहेगी। महिलाओं में गुण प्रकट नहीं होता, महिलाएं केवल इसकी वाहक होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। प्रभावित तब होंगी जब उस महिला के दोनों गुणसूत्र इस बीमारी से प्रभावित होंगे, तब उस महिला में गुण प्रकट होता। वर्णांता, वर्णांता में आप जानते हैं रेड, लाल और ग्रीन, हरा। रंग में अंतर नहीं कर पाता व्यक्ति, ऐसा नहीं कि लाल हरा,
झंडा हमारा ऊपर से नारंगी नीचे से हरा है, उसको झंडा दिखता है बिल्कुल सही वर्णनांत व्यक्ति को, ऊपर लाल दिखेगा नीचे हरा दिखेगा। लेकिन जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे आपस में, ऊपर नीचे कर देंगे करके, तो उसको अंतर करने में दिक्कत होती है। और वर्णांतता एक परसेंटेज में होती है, कुछ को होती है 50%, कुछ को 60, कुछ को 70, कुछ को 80, कुछ को 100% होती है। तो 100% वाले व्यक्ति को तो अगर मिक्स कर दिया आपने रंग तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो 20-30% है उसको दिख जाता है थोड़ा बहुत, है ना। वर्णनांतता ना आपने कभी चेक करे होगा, तो बुक आती है 20 उसमें लगभग पेज होते हैं, उसमें दिखाते हैं पहला एक पेज में आपने कुछ लिखा हुआ, बिंदी बिंदी बनी हुई है, पहले बिंदी दूर दूर होती है, कुछ 2 लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, फिर बिंदी धीरे हो जाएंगी, वो पास आने लगेंगी। तो ये होता है। तो वर्णनांतता जो होती है बच्चों ध्यान, वो महिलाओं में प्रकट तब होगी जब दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। जब केवल एक गुण प्रभावित हो तो लड़कों में होगी, लड़कों में गुण प्रकट हो जाएगा। स्त्री की तुलना में अधिक होते हैं, वे अधिक घर के बाहर नहीं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। क्या दे रखा है, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। पुरुषों में पीड़ित होते हैं क्योंकि पुरुषों में क्या होता है, केवल एक होता है एक्स। इसी पर ये हो गया, तो ये डोमिनेट करेगा ये जीन, ये जब ये जीन डोमिनेट करेगा तो गुण प्रकट हो जाएगा। अब मान लिया इसमें है एक पर, एक पे है नहीं, तो ये जीन डोमिनेट नहीं करने, गुण प्रकट नहीं होने का। गुण प्रकट वही होते जो जीन डोमिनेट करता है। अब ये जब इसकी शादी किसी सामान्य पुरुष से होगी, मान लिया कोई लड़का बेचारा सामान्य है, कोई नहीं है उसका, बिल्कुल साफ है, साफ मन का, साफ दिल का है, कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा देखो मैं आपको यहां बताता हूं। अगर एक महिला वर्णनांत ये है, एक बेचारा पुरुष सामान्य है, अब ये एक्स जब इस एक्स से टकराएगा तो लड़की होगी, उस वो वर्णांत होगी। जब ये एक्स इससे जाएगा तो लड़का भी वर्णांत होगा। जब ये सामान्य एक्स से जाएगा तो लड़की सामान्य होगी। जब सामान्य एक्स इस वाई से जाएगा तो लड़का भी क्या होगा, सामान्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होता है, प्रश्न ये है कि यदि एक वर्णांत महिला का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो आधे लड़के वर्णांत होंगे, आधी लड़कियां वर्णांत होंगी, यानी आधे बच्चे सामान्य होंगे। अगर लड़के हैं तो आधे लड़के सामान्य और आधे लड़के वर्णांत होंगे। एक लड़की वर्णांत, एक लड़की सामान्य, एक लड़का वर्णांत, एक लड़का सामान्य, ऐसे होता है। ये हीमोफीलिया में सेम, ये रंजकहीनता में सेम। एक अनुवांशिक रोग है, स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी स्त्रियों में होता है। स्त्रियां करती है जो प्रकट पुरुषों में होता है, पुरुष करते हैं जो प्रकट स्त्रियों में होता है, पुरुष करते हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। नहीं, स्त्रियां वाहक होती हैं और प्रकट किसमें होता है, पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया सेम टू सेम वैसे ही है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किस होता है, पता आपको, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड के बढ़ने से, ये यूरिया नहीं, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल के बढ़ने से होता है। एंथोफोबिया, ये देखा बहुत सारे डर होते हैं। हाइटोफोबिया, डर लगना ऊंचाई से। बाजीगर मूवी आई थी, बाजीगर शाहरुख खान की पुरानी पिक्चर है, उसमें शिल्पा शेट्टी जो थी उसको हाइटोफोबिया था, उसे डर था ऊंचाई से, और शाहरुख खान भाई साहब ने उस शिल्पा शेट्टी जी को ऊपर से धक्का दे दिया था, तो बीच में मर गई होंगी डर के मारे। तो फोबिया यानी डर, हाइड्रोफोबिया जल से डर, हाइटोफोबिया ऊंचाई से डर, एंथोफोबिया पुष्पों से डर, फूल डर। देखिए आदमी फूल से डरता है, आदमी, है ना। देखो फूल पे तो कितने गाने बने हैं, फूल गुलाब का, फूल से तो बड़ी बड़ी संधियां हो जाती हैं, है ना, बड़े बड़े समझौते हो जाते हैं फूल से। फूल मत फेंको मेरी तरफ, ये मुझे एंथोफोबिया है ना। मतलब ये कहने का, एंथोफोबिया व्यक्ति को जब फूल देखते तो थोड़ा डर सा लगता है, उसकी स्मेल से, उसके आकार से, प्रकार से, उससे डर होता है थोड़ा सा, तो उसको एंथोफोबिया कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को। सिलिकोसिस, ये बच्चों फेफड़े की बीमारी है। सिलिकोसिस जो होती है, वो जो लोग रेत की खान में काम करते हैं, रेत की खान में, उनमें ये बीमारी होती है फेफड़ों में। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, पढ़ से हमने, आयोडीन कमी से होता है। आयोडीन उन बीमारी व्यक्ति को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं किससे, घेंगे से। चलिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको कर दिया, लगभग 250, और समय हो गया लगभग 1 घंटा 9 मिनट। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, मैं चाहता हूं वीडियो 30 मिनट की हो, लेकिन
क्या करूं बताओ, मजबूर हो जाती है, इससे कम मैं वीडियो बना नहीं पाता। जब तक बच्चों को पूरी चीज ना बताई जाए उनके बारे में, तो फिर फायदा क्या बताने का। 1 घंटा आपने पढ़ा, आपको बहुत सी चीजें की जानकारी मिली है, वर्णांतता कैसे होती है, कितने कैसे काम करती है, कैसे एक्स महिलाएं क्या होती हैं, ऐसे में आपको पता था भाई 1 लगा दो, बी है इसका, सी इसका, डी, कुछ पता नहीं था। तो व्याख्या करने में तो समय लगेगा। वीडियो पूरी देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आपका फायदा होगा। कम देखने से आपका फायदा नहीं होगा। और कोशिश ये भी करिए कि जो आपको ऐड आता है आपकी वीडियो पर, उस ऐड को भी आप प्लीज 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 पूरा करके देखिए, उससे हमें कुछ फायदा हो सकता है। आपको फायदा केवल क्या हो कि आपके 4 सेकंड ज्यादा लग गए, आपके 5 सेकंड क्या हुए, ज्यादा चले गए, क्या दिक्कत होगी 5 सेकंड। इन 5 सेकंड में आपको फ्री में कितना अच्छा मटेरियल मिल रहा है। तो ऐड देखिए आप एक बार पूरा, पूरा ऐड देखने के बाद आप पूरी वीडियो देखिए, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत।